हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। माय नेम इज़ प्रियांशु दुबे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चार्टर एक्ट ऑफ 1833 कर लिया था और इस लेक्चर में हम लोग चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से स्टार्ट करने वाले हैं। पॉलिटी की एक क्रैश कोर्स चल रहा है। तो देखियो 1853 के चार्टर एक्ट को शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखो 1800 चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से चार्टर एक्ट ऑफ 1833 तक 33 के आने तक जो 20 साल का बीच का गैप है, उस 20 साल में इंग्लैंड में बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे चेंजमेंट हुए। क्या क्या चेंजमेंट हुए इंग्लैंड में? पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, औद्योगिक क्रांति आ गई इंग्लैंड में। उससे क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति के आने से प्रोडक्शन बढ़ गया। जब प्रोडक्शन बढ़ गया तो उससे क्या हुआ? उत्पादन बढ़ेगा तो इंग्लैंड ने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया। इंग्लैंड ने अपना जब निर्यात बढ़ाया तो उससे क्या होगा? निर्यात बढ़ाओगे तो पैसा मनी सप्लाई इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत सारे बुलियंस पहुंचने लगे, पैसा पहुंचने लगा, है ना। जब बहुत सारा पैसा पहुंचने लगा तो क्या होगा? लोगों के रहने का स्तर, खान पान सब कुछ बढ़ जाएगा। जब लोगों के रहने का स्तर बढ़ गया इंग्लैंड में तो लोगों के विचार, सोच विचार में परिवर्तन आ गया। और जब लोगों के सोच विचार में परिवर्तन आ गया तो कैसी बातें होने लगी? लिबरल पॉलिसी, मतलब उदारवादी नीतियों की बातें होने लगी। फॉर एग्जाम्पल कहा जाने लगा मजदूरों के अधिकारों की बात होने लगी, है ना। ह्यूमन डिग्निटी की बात होने लगी, है ना। ह्यूमन डिग्निटी के साथ साथ क्या बात हो रही है? ह्यूमन राइट्स की बात होने लगी। लेजर की बात होने लगी। लेजर क्या था कि भैया ट्रेड, लेजर का हिंदी मीनिंग होता है अबंधता। अबंधता का मतलब बंधन नहीं होगा, मतलब ड्यूटी फ्री ट्रेड की बातें की जाने लगी। तो ये हो रहा है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बाद की कहानी है और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आने वाला है और इंग्लैंड परिवर्तन से गुजर रहा है। उसी क्रम में 1830 में विग पार्टी आती है सत्ता में और विग पार्टी लिबरल पॉलिसीज़ की बात करने लगती है। और जब लिबरल पॉलिसी की बात विग पार्टी करती है तो ऐसा कहा जाता है, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में ऐसी बातें बोली जाती हैं कि क्यों ना चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के द्वारा भारत में कंपनी रूल को ख़त्म कर दिया जाए और क्राउन की सत्ता ला दी जाए। मतलब क्राउन करेगा रूल इंडिया पर, कंपनी का रूल ख़त्म कर देते हैं। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ऐसा हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? इसलिए नहीं हो पाया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो नियंत्रण बोर्ड था उसका जो सेक्रेटरी था उस टाइम था मैकॉले, और मैकॉले का अपना सेल्फ इंटरेस्ट था, पैसा बहुत मिल रहा था अच्छा खासा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में रहते हुए मैकॉले की चलती बहुत थी इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने। उसे सुझाव दिया कि देखो, क्राउन की सत्ता को मत लेकर आओ, कंपनी के रूल को बने रहने दीजिए। हम सुधार करते हैं कंपनी की रूलिंग में, किस तरीके से रूल करना इसमें सुधार करते हैं, कंपनी के रूल को ख़त्म करने से कुछ नहीं होगा। और मैकॉले की बात को मान लिया गया। मैकॉले की बात माना गया तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ये बोला गया कि हम कंपनी को 20 साल तक भारत पर नियंत्रण करने का अधिकार देते हैं, प्रशासन करने की अनुमति, एडमिनिस्ट्रेशन करने की अनुमति देते हैं, ट्रस्ट के रूप में अनुमति देते हैं। ट्रस्ट मतलब प्रन्यास के रूप में अनुमति देते हैं। तो 20 साल तक कंपनी का रूल चलेगा। तो हम लोग 1833 चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से 20 साल का मतलब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पर पहुंच चुके हैं। तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पास होने वाला है। उससे पहले भी इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बवाल हो रहा है। और बवाल क्या हो रहा है कि भारत से कंपनी रूल को ख़त्म कर दिया जाए और क्राउन के रूल को लाया जाए। ऐसा कई लोग इंग्लैंड की पार्लियामेंट में लोग कह चुके हैं। भारत के लोग भी ये बात कर रहे हैं कि कंपनी का रूल, जो भारत में जो प्रेसिडेंसी हैं वो भी इसी प्रकार की चीज़ें रिपोर्ट भेज चुकी हैं इंग्लैंड को कि भारत से कंपनी के रूल को ख़त्म कर दिया जाए और शासक का रूल, मतलब क्राउन रूल करे, क्राउन के नाम पे रूल किया जाए। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में यह परिवर्तन फिर नहीं हो पाया। और जब परिवर्तन नहीं हो पाया, लेकिन हाँ, एक स्टेटमेंट जोड़ा गया। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 का एक्ट आया। इस एक्ट के द्वारा क्या बोला गया कि अब कंपनी का रूल भारत पर उस दिन तक है जब तक इंग्लैंड की पार्लियामेंट चाहेगी। इसका मतलब कोई टाइम पीरियड डिफाइन नहीं किया गया। ये नहीं बोला गया 10 साल 20 साल, क्या बोला गया? जब तक इंग्लैंड की पार्लियामेंट चाहेगी तब तक ही कंपनी का रूल भारत पर रहेगा। जिस दिन इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने मना किया उस दिन कंपनी का रूल भारत से ख़त्म हो जाएगा, क्राउन का रूल लागू हो जाएगा। साथ ही साथ क्या किया गया? भारत में इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के थ्रू क्या लाया गया? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई, विधान परिषद की स्थापना कर दी गई। और ये विधान परिषद एक्चुअली में इंग्लैंड की संसद की तरह ही काम करेगी। बस एक अंतर है, इंग्लैंड की संसद की तरह काम करेगा मतलब इस लेजिस्लेटिव काउंसिल, इस विधान परिषद में आप प्रश्न पूछ सकोगे, ठीक है।
और इस विधान परिषद में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी होगी, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बिल को वीटो नहीं कर पाएगी। बाकी सारे काम इंग्लैंड की पार्लियामेंट की तरह हो रहे हैं। ठीक, साथ ही साथ बोला गया कि अब से जो डायरेक्टर है ना, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं, वो पैट्रोनेज सिस्टम का मतलब होता है संरक्षण नीति। संरक्षण नीति क्या होती है? संरक्षण नीति का मतलब होता है कि डायरेक्टर्स जो थे वो अपने मनमानी से, अपने मन से जो सीटें खाली होती थी उसका 2 टाइम्स लोगों को रिक्रूटमेंट करते थे, पैसा लेते थे, रिक्रूटमेंट कर दिया। ठीक, लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के थ्रू बोला गया कि अब से जो नियुक्ति, जो रिक्रूटमेंट होंगे, वो सारे के सारे रिक्रूटमेंट एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू कराए जाएंगे। ठीक है, और 1854 में इसी के लिए, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक कमेटी बनाई गई, इसका नाम है मैकाले कमेटी। क्या में लिखा हुआ ना, कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक, और अंतिम पॉइंट लिखा है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट इंट्रोड्यूस्ड लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो तुम्हें देखना है वो कौन सा देखना है? देखो कौन से पॉइंट देखो। पहले तो ये मैकाले कमेटी देख लें, 1854 में बनाई गई, इंडियन द कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम की बात की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक, ये 2 पॉइंट इस वाले एक्ट में इंपॉर्टेंट है। अब चलें आगे। अगला आने वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 की बात क्यों हुई है? क्योंकि 1857 में भारत में हो गई है एक क्रांति, उसे कहते हैं 1857 का रिवॉल्यूशन। कुछ लोग कहते हैं दी रिवॉल्ट ऑफ 1857। बेंजामिन डिज़राइली ने इसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 बोला है, जबकि अशोक मेहता ने इसे बोला है ग्रेट रिवेलियन, और वीर सावरकर ने बोला दी वॉर ऑफ फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस। तो कई लोगों ने कई बातें करी हैं। इतिहास में जानेंगे कि ये क्रांति है, कि ये विद्रोह है, लेकिन इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू, मैं बोल रहा हूँ ना, 1833 से चर्चा चल रही है कि क्राउन के रूल को भारत में स्थापित कर दिया जाए, कंपनी के रूल को ख़त्म कर दिया जाए। फाइनली 1857 के विद्रोह के होने के बाद भारत में 1858 के कानून के द्वारा क्या किया गया है? कंपनी के रूल को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया और क्राउन के रूल को लागू कर दिया गया। अब से भारत पे जो शासन करेगा वो होगा क्राउन। क्राउन कहाँ पे है? इंग्लैंड में। उसका प्रतिनिधि, उसका रिप्रेजेंटेटिव भारत में कौन होगा? उसका रिप्रेजेंटेटिव भारत में होगा वाइसराय। वाइसराय क्यों बोला गया? वाइसराय का मीनिंग होता है वॉइस ऑफ द रॉयल। रॉयल कौन है? क्राउन। क्राउन की आवाज़, वॉइस ऑफ द रॉयल, क्राउन की आवाज़ भारत में क्या कहलाएगा? वाइस रॉय। इसका मतलब क्राउन के नाम पर भारत में कौन सत्ता संभालेगा उसको हम लोग कहेंगे वाइसराय। का मतलब अब तक जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाता था उसे हम कहेंगे वाइसराय ऑफ इंडिया। इस एक्ट के द्वारा ये बोला गया। इसके अलावा क्या किया गया? इसके अलावा एक नया पद जनरेट किया गया जिसे बोला गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एक पद बना दिया गया, और इस पद में क्या है? जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं उनकी सारी सत्ता इसको दे दी गई है, और वो दोनों पद खत्म कर दिए गए हैं। ठीक है, भारत राज्य सचिव की नियुक्ति हो चुकी है और भारत राज्य सचिव को बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की पावर सारी की सारी दे दी गई हैं। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट, इट एंडेड दी सिस्टम ऑफ ड्वेल गवर्नमेंट। मैंने बोला ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म हो चुके हैं, और इस जो भारत राज्य सचिव है इसको 15 सदस्यों वाली एक परिषद दी गई है, मतलब एक 15 मेंबर काउंसिल प्रोवाइड कराई गई है। और ये कहा गया है कि इस 15 मेंबर काउंसिल में कम से कम हाफ ऑफ द मेंबर, जो आधे लोग हैं, लगभग 7.58 लोग जो हैं, वो ऐसे लोग नियुक्त किए जाएंगे जो भारत में 10 साल तक सेवा करके आए हैं, और वो इंग्लैंड में आए हैं भारत से, तो उनको 10 साल इंग्लैंड में भारत से आए हुए हो चुका है। ऐसे लोगों को 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया में रखा जाएगा। ठीक, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। चलें, इस एक्ट को कहते हैं हम लोग एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब जब विद्रोह हो गया है तो अंग्रेज अब थोड़ा अच्छा बन रहे हैं, क्राउन कह रहा है कि हाँ हम शासन करेंगे और भारत में सुधार करेंगे, तो इसका नाम है द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, चलें अगला एक्ट जो आने वाला है, तो हेडिंग डली हुई है द ग्रोथ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में प्रतिनिधि सरकार का विकास। और ये प्रतिनिधि सरकार का विकास कैसे होगा? तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। देखो, मैंने तुमको बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू जो परिवर्तन हुए हैं
वो परिवर्तन तुमने रियलाइज़ किया होगा, वो परिवर्तन कहाँ पर हुए हैं? वो परिवर्तन क्या हुए हैं? कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ख़त्म कर दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ख़त्म कर दिया गया, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इस्टेब्लिश किया गया, उसके अंदर 15 लोगों की एक काउंसिल दे दी गई। लेकिन ये इसके सारे परिवर्तन हायर लेवल पे किए जा रहे हैं। ये इंग्लैंड में परिवर्तन है। भारत का जो सचिव है वो भारत में नहीं है, वो तो इंग्लैंड में है। उसके अंतर्गत परिवर्तन कर दिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। लेकिन भारत में जो वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं, तो लोगों में एक प्रकार का रोष है, और उस रोष को दबाने के लिए इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 लेकर आया गया है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्या उद्देश्य है कि भारत में जो गृह सरकार है, जो वायसराय है, उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें परिवर्तन किया जाए। तो उसमें क्या किया गया? तो लिखा है पहला पॉइंट, बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियन विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। भारतीयों को कानून बनाने वाली जो प्रक्रिया है उसमें शामिल कर लिया गया। साथ ही साथ वायसराय ने अपनी जो उसकी जो एक्सपेंडेड काउंसिल है, जो एक्सपेंडेड परिषद है, जो अतिरिक्त सदस्य हैं, उसमें उसने कुछ भारतीयों को नॉमिनेट कर लिया है जो कि नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे, ऑफिशियल नहीं होंगे। साथ ही साथ ये वायसराय को बोला गया है कि कार्यकारी मतलब जो वायसराय है उसको कहा गया है कि अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने हैं आपको, अधिक सुविधा से। मतलब अब तक क्या हो रहा है कि वायसराय है और वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, और अगर वायसराय कुछ भी लेटर लिखता है कहीं भी, तो वो सारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हर मेंबर को जाके पहले दिखाना पड़ेगा, तभी वो लेटर पास हो सकता है। लेकिन अब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के द्वारा क्या कर दिया गया? एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिसे बोला गया पोर्टफोलियो सिस्टम। विभागीय प्रणाली की शुरुआत हो चुकी है, और विभागीय प्रणाली से क्या हुआ? विभाग बना दिए गए, है ना। और यही कारण है कि इस एक्ट के द्वारा कैबिनेट की नींव रख दी गई है, विभाग डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं, और हर डिपार्टमेंट का एक मतलब जैसे हर डिपार्टमेंट का एक मंत्री होता है, वैसे हर डिपार्टमेंट का एक मेंबर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का उसका हेड बना दिया गया। तो भारत में कैबिनेट की जो नींव, जो फाउंडेशन रखी गई है, वो इसी एक्ट के द्वारा रखी गई है। ठीक, साथ ही साथ क्या कर दिया गया? जो 1853 के जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के द्वारा गलतियां की गई थी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर दिया गया था, ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के द्वारा लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन कर दिया गया। कैसे किया गया? लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन कैसे किया गया? बम्बई और मद्रास प्रांतों को अपने लिए कानून बनाने तथा उनमें संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया। बम्बई और मद्रास प्रांतों को अपने लिए कानून बनाने और उनमें संशोधन करने का अधिकार दे दिया, फिर से पुनः दे दिया गया। ठीक, और अंतिम लिखा है कि वायसराय को ये अधिकार दे दिया गया कि वह अध्यादेश ला सकता है अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है। ठीक, ये एम्पावर्ड किया गया वायसराय को, और उस अध्यादेश की जो लाइफ होगी वो होगी 6 महीने। ये अधिकार दिए गए हैं 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगला है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। देखो 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम आया, इसके द्वारा बेसिकली जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी पावर को इंक्रीज़ कर दिया गया। ठीक, उसकी शक्तियों में ही उसकी पावर के बारे में, उसकी जो रचना है कैसी होनी चाहिए, उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके वर्क के बारे में, इनके बारे में ज़्यादा बातें की गई हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखा है पावर ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज्ड बाय दिस एक्ट, मैंने बोला अभी। सेकेंड पॉइंट लिखा है लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग अप सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट्स। तो जो लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन मतलब चुनाव का सिद्धांत सीमित रूप से स्वीकार कर लिया गया, सीमित रूप से स्वीकार किया गया। लेकिन इस एक्ट में कहीं पर भी इलेक्शन नाम के शब्द को, चुनाव को कहीं पर भी नहीं लिखा गया, जानबूझ के चुनाव नहीं लिख रहे कहीं पर भी। हाँ, एक बात जरूर है कि पावर दे दी है बजट को डिस्कस करने के लिए। ठीक, और भारत में जो सिस्टम ऑफ बजट है, ये बजट की शुरुआत हुई है 1860 से, ये याद रखना। ठीक, चलिए, ये है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसमें तुम्हें ध्यान देना है बस कि द वर्ड इलेक्शन नो वेयर यूज इन द एक्ट, ये याद रखो बस। और ये पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट स्टार्टेड इन द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ये याद रखो। चलिए आगे। अब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ठीक, 1909 का अधिनियम है। तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है। इसके द्वारा क्या हुआ, इसे हम लोग कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो मॉर्ले कौन थे? मॉर्ले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। मिंटो कौन थे? उस वक्त वायसराय थे भारत में, इसलिए इसको कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। को सुधार किए इन लोगों ने।
ठीक है, उसको सुधार हुए उस टाइम पर। उस टाइम एक्सट्रीमिस्ट बहुत ज़्यादा पावर में थे 1909 के आसपास। लोकमान्य तिलक बहुत ज़्यादा चिल्लाते थे कि कांग्रेस जो आईएनसी है इट्स अ बैगिंग इंस्टीट्यूशन, भीख मांगने वाली संस्था है, ऐसी बातें कहते थे बैठ के वो तो खड़े खड़े, है ना। तो इस काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के द्वारा कुछ सुधार लेके आए गए हैं, इसलिए कहते हैं इसे मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। सुधार किए गए, क्या क्या सुधार किए गए कि मेंबर्स वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एंड मूव रिजोल्यूशन ऑन द बजट, कि अब मेंबर्स जो हैं वो पूरा प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय एंड गवर्नर्स। ऐसा पहली बार हुआ कि जो वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें और जो गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें भारतीयों को जगह मिली। फॉर एग्जाम्पल कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ध्यान रखना कि वायसराय की कार्य परिषद के जो पहले भारतीय सदस्य थे उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक। इसके अलावा भी देखो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की अगर मैं बात करूं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा मोस्ट प्रोबेबली अगर मुझे याद आ रहा है तो ये तो 1907 मतलब 9 के बाद ही आए हैं, लेकिन 1907 में इससे पहले दो लोग और थे। अगर मैं सही हूँ तो केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, ये दो लोग ऐसे थे जो कि भारतीय राज्य सचिव परिषद के सदस्य नियुक्त हो चुके थे। ठीक है। तो लेकिन मैं ये बता रहा हूँ तुमको वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बारे में। तो वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन सा व्यक्ति जो अपॉइंट हुआ था उसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक। अच्छा, इस एक्ट के द्वारा एक सबसे बड़ा गंदा काम किया गया, वो क्या किया गया? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात कर दी गई। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है इस एक्ट के द्वारा। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम्स, मुस्लिम को सेपरेट पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया। ये पृथक निर्वाचक मंडल क्या चीज़ है? देखो ये पृथक निर्वाचक मंडल क्या है कि मुस्लिम एरिया में, मतलब मैं मान के चलता हूँ कि एक कोई एरिया है और उस एरिया में कुछ हिंदू रहते हैं और कुछ मुस्लिम रहते हैं। तो उस एरिया में अगर मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कराया गया है तो जो मुस्लिम एरिया से कैंडिडेट खड़ा होगा उसको वोट सिर्फ वही मुस्लिम देंगे जो उस एरिया में रहते हैं, हिंदू नहीं दे सकते या कोई और कम्युनिटी का व्यक्ति नहीं दे सकते, सिर्फ मुस्लिम ही दे सकते हैं। इसे कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचक मंडल। और ये मुस्लिम्स को 1909 में प्रोवाइड करा दिया गया। ठीक। और यही कारण है कि दैट इज़ वाई, क्योंकि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया गया, यही कारण है दैट इज़ वाई लॉर्ड मिंटो कॉल्ड एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है। इवन लॉर्ड मॉर्ले ने ये कहा भी था, उन्होंने लॉर्ड मिंटो को लिखा था, लेटर में लिखा हुआ है कि ये जो तुम सेपरेट इलेक्टोरेट की बातें जो हम लोग स्थापित कर रहे हैं ये एक्चुअली में हम नाग के दांत बो रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ड्रैगन्स टीथ बो रहे हैं। हम लोग ड्रैगन्स टीथ में वो समझते हो ना कि आप मतलब ऐसे नाग को दूध पिला रहे हो जो बाद में डसेगा आगे, ये तो श्योर है। तो ये इतिहासकार लिख रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ इसको। ठीक है, चलें आगे। दी रोड ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात, अब जो हेडिंग है वो लिखिए रोड ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब हम लोग उत्तरदायी सरकार की ओर बढ़ रहे हैं और उत्तरदायी सरकार में हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। दी रोड टू रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब उत्तरदायी सरकार की ओर पहला जो हम लोग पढ़ेंगे एक्ट वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और फिर पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद पॉलिटी की असली शुरुआत होगी। ये चैप्टर आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। कल जो हमारा वीडियो आएगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और कुछ 1947 के बारे में हल्का फुल्का, और पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी पहले चैप्टर से, बहुत तेज चलेंगे फिर हम लोग। तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को कहते हैं हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, इसे ये कहा जाता है। ठीक है। अब ये तुम्हारा काम है कि तुम ढूंढो कि इसमें मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है या फिर चेम्सफोर्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। जैसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स था, देखो पीछे वाला हमने पढ़ा ना, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉर्ले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मिंटो द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वैसे तुम्हें अब बताना है, कमेंट करके बताओ कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 भी कहा जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, इसमें मॉन्टेग्यू कौन थे और चेम्सफोर्ड कौन थे, गूगल करो और सर्च करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, धीमे धीमे करके उत्तरदायी सरकार की बातें करना, उत्तरदायित्व की ओर बढ़ाना है भारतीय लोगों को। ठीक है। इसमें क्या हुआ? इसमें सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स सबको सेपरेट कर दिया गया और साथ ही साथ क्या किया गया? ड्वेल स्कीम ऑफ गवर्नेंस को लेकर आया गया, इंट्रोड्यूस किया गया,
बेसिकली डायरकी को इंट्रोड्यूस किया। डायरकी क्या होता है? डायरकी का मतलब होता है मतलब दुशासन, इसको तुम हिंदी में कह सकते हैं द्वय शासन। द्वय शासन क्या होता है कि प्रोविंशियल ये डायरकी आई कहाँ पर? ये डायरकी आई है प्रोविंस में, प्रांतों में। तो इन प्रोविंस के सब्जेक्ट्स को दो चीज़ों में तोड़ा गया, किसमें? एक ट्रांसफर सब्जेक्ट में और एक रिजर्व सब्जेक्ट्स में। ठीक है, इस कारण इसको बोलते हैं हम लोग डायरकी एक्ट एट प्रोविंस की बात करते हैं। अगर तुमसे पूछे कि डायरकी एट प्रोविंस किस एक्ट के द्वारा आया, तो तुम बोलोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। ठीक, डायरकी एट प्रोविंस है, डायरकी एट सेंटर नहीं है। जब बात करेंगे 1935 तब तुम बताएंगे क्या हुआ। और इसी एक्ट 1919 के द्वारा क्या हुआ है? इंट्रोडक्शन ऑफ बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन दी कंट्री। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था की बात, द्विसदन आ गए हैं, और साथ ही साथ क्या आ गया है? डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष चुनाव की बात की जाने लगी। ये बात अलग है कि प्रत्यक्ष चुनाव बड़ा ही खतरनाक था। ठीक है, क्यों खतरनाक था? क्योंकि मताधिकार, जो वोटिंग राइट्स थे, बहुत ज़्यादा सीमित थे, है ना। वोटिंग राइट्स बहुत सीमित थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि वही लोग वोट दे सकते थे जिनको 10,000 रुपये वार्षिक मिलता हो, या फिर जो लोग कम से कम 750 रुपये के आसपास एनुअली लैंड टैक्स देते हों, है ना, उन्हें वोटिंग का अधिकार दे दिया गया। तो ये इस तरीके से, मतलब उस वक्त 24 करोड़ लोगों की जनसंख्या थी, जिसमें कि 17,300 के आसपास व्यक्ति ही वोटिंग राइट्स हासिल कर पाया था। तो डायरेक्ट इलेक्शन की तो बात की गई, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन कैसा है? बहुत जटिल हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि इस एक्ट के द्वारा, ये जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इस एक्ट के द्वारा, जो ये भारत सरकार नियम है, इस एक्ट के द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट को फर्दर बढ़ा दिया गया, एक्सपेंड किया गया। किस चीज़ को? अब तक किसको मिला हुआ था? मुस्लिम को, अब किसे मिल गया? सिख को भी दे दिया गया, इंडियन क्रिश्चियन को भी दे दिया गया, एंग्लो इंडियंस को भी दे दिया गया, यूरोपियंस को भी दे दिया गया। और एंग्लो इंडियंस हम पढ़ चुके हैं, पढ़ना एक वीडियो में मिल जाएगा तुमको, हमने सुबह 10 बजे के लेक्चर में एंग्लो इंडियन पढ़ाया हुआ है। ठीक, और अंतिम पॉइंट लिखा हुआ है इस एक्ट में, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हेंस सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेट अप इन 1926 फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स। और ये जो 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई गई है, ये ली कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद बनाई गई है। यह रट्टा लगा लो, यही क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन कब बनी? तो 1926। ठीक है, और किसकी रिकमेंडेशन के बाद बनी है? तो ली कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद। ठीक, ये है हमारा आज का टॉपिक। आज हम यहीं तक पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग बहुत लेट हो गए हैं आज। फ़ोन मेरा सही से काम नहीं कर रहा है, लैपटॉप भी पता नहीं क्या हुआ है, तो मैं लेक्चर डालने में लेट हो गया हूँ। इसके लिए सॉरी ही कहा जा सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।